गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर करने जा रहे हैं 10 वेक्टर्स की नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम कुछ नई चीजें सीखेंगे वेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले वेक्टर को रिवाइज कर लेते हैं। वेक्टर हमने क्या पढ़ा था? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें उसका मैग्नीट्यूड भी हो, उसका डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड कोई भी हो, कम हो, ज्यादा हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। 0 हो तो भी मैग्नीट्यूड है, 1 हो तो भी मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन हो जिसमें दोनों चीजें हैं, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। क्लियर है? ओके। इसके पहले कि हम 3 डायमेंशनल प्लेन की तरफ जाएं, सबसे पहले 2D प्लेन समझ लेते हैं। 2 डायमेंशनल प्लेन हमने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की होगी, वहां पर सिंपल से फंडे आते थे कि 1, 2 ये पॉइंट ड्रॉ करो। तो हम कैसे ड्रॉ करते थे? 1, 2 1 क्या है? x कोऑर्डिनेट, 2 क्या है? y कोऑर्डिनेट। 1 x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि ओरिजिन से x एक्सिस पर एक यूनिट दूर, ओरिजिन ये रहा हमारे पास, और यहां से एक यूनिट दूर यहां पर पहुंचते हैं, ठीक है। और कहां जाना है? पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर। क्यों? यहाँ 1 क्या है? प्लस का, तो ओरिजिन से पॉजिटिव साइड की तरफ जाएंगे x एक्सिस के ऊपर। अब 2 क्या है? y कोऑर्डिनेट, ये भी कौन सा है? प्लस का, तो ओरिजिन से y एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर 2 यूनिट्स दूर जाएंगे, 0 से 1, 0 से फिर 2। क्लियर है? तो ये पॉइंट जो है हमारा, ये वाला, तो ये पॉइंट क्या करता है? इसको और इसको क्या करता है? कॉरस्पॉन्ड। तो ये पॉइंट हमारा क्या बन गया? 1, 2। इसको हमने नाम दे दिया P। क्लियर है? बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा। 1, 2। अब हम क्या करते हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 से। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 2 से किया 4, तो ये पॉइंट कौन सा बन गया? 2, 4। क्लियर है? तो ये पॉइंट बन गया। मैंने स्केल से ड्रॉ नहीं किया, लेकिन आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो ओरिजिन से सीधी लाइन बनेगी जो इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी पास होगी। क्लियर? दोनों पॉइंटों से पास होगी। कहना क्या चाहता हूं, जब ये पॉइंट था ओरिजिन से इसकी दिशा क्या थी? ये। जब इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 2, 4 बन गया। तब भी इसकी दिशा कौन सी है? डायरेक्शन कौन सी है? सेम। क्लियर है? हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। ये कौन सा था? पॉजिटिव नंबर। अगर नेगेटिव से करते तो क्या आता? फिर 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2, 2 को -2 से किया -4, तो ये कौन सा बन गया? -2 -4। तो ये कहां पर आना था? -2 ये रहा, और -4 नीचे, 1, 2, 3, 4। क्लियर है? ये पॉइंट, और ये बनना था कहां पर? यहां पर। तो ओरिजिन इससे भी पास होना था। क्लियर है? यानी कि मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया है ग्राफ के ऊपर, तो उसको सभी कोऑर्डिनेट्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। क्लियर है? डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, वो एक ही लाइन रहेगी। ये याद रखिएगा, इस बात का हम बाद में फायदा उठाएंगे। जैसे कि हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया 1, 2, ये कौन सा प्लेन था? 2 डायमेंशनल प्लेन। क्यों? इसकी 2 ही डायमेंशंस थी। कौन कौन सी? एक x एक्सिस, एक y एक्सिस। क्लियर है? इसे लेंथ और ब्रेड्थ बोल सकते हैं। लेकिन अब हम करने जा रहे हैं 3D प्लेन में, ठीक है ना? 1, 2 दो ही कंपोनेंट्स हैं, तो 2D प्लेन हो गया। 2, 3, 1 ये क्या हो गया? 3 डायमेंशनल प्लेन। मतलब सेम टू सेम है, बस हमने थोड़ी सी एक्सपेंशन की है, एक्सटेंशन की है। ये भी 2 क्या है? x कोऑर्डिनेट, ये 3 क्या है? y कोऑर्डिनेट, ये 1 क्या है? z कोऑर्डिनेट। क्लियर है? 2 क्या है? x कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ओरिजिन से x एक्सिस की तरफ 2 यूनिट्स दूर यहां तक। आप कहेंगे सर आपने x यहां पर लिखा हुआ है, तो ये आपका कहां पर आ रहा है? एक्चुअली में ये क्या है? 3D प्लेन, ठीक है ना? ये क्या है? 3D प्लेन। और मैं जो व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूं, ये क्या है? 2D प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन। तो 2D प्लेन पर मैं 3D प्लेन की जो फिगर बनाऊंगा वो समझने के लिए ज्यादा होगी, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। मैं उसकी एग्जांपल देता हूं। ये देखिए, ये क्या है? बुक, ठीक है ना? अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? जैसे ओरिजिन मान लो, ये क्या है? लेंथ, ये क्या है? ब्रेड्थ, तो ये क्या है? हाइट। 3 होगी ना? 3 डायमेंशंस होगी, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। और ध्यान से देखिए ये तीनों क्या है? अगर सीधी रखी जाए बुक को, ये लाइन और ये लाइन, तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। क्लियर है? ओके। तो
यहाँ पर भी क्या था, x एक्सिस, y एक्सिस परपेंडिकुलर, y एक्सिस, z एक्सिस, x एक्सिस परपेंडिकुलर, ये तीनों परपेंडिकुलर होती हैं। अगर आप अपने कमरे की दीवारें देखेंगे किसी एक कॉर्नर से, तो एक लाइन, फिर ऐसे दूसरी लाइन जाती होगी, ऐसे तीसरी लाइन हाइट वाली जाती होगी, तो ये तीनों भी क्या आती हैं, परपेंडिकुलर। ओके, अब हमने करना क्या है, ये जो पॉइंट ड्रॉ किया 2 3 1, ठीक है ना, इसको हम वेक्टर्स की शक्ल में लिखेंगे। ये 2 क्या था, x एक्सिस के ऊपर 2 यूनिट्स दूर ओरिजिन से, 3 क्या था, y एक्सिस के ऊपर ओरिजिन से 3 यूनिट्स दूर, 1 क्या था, z एक्सिस के ऊपर ओरिजिन से 1 यूनिट दूर। क्लियर है? अब क्या है इसमें खास बात क्या है, ये जो x एक्सिस है इसको हम शो करते हैं i कैप से, इसकी जो डायरेक्शन है कैसे शो करते हैं, i कैप से। क्लियर है? i जस्ट एक डिनोशन है, ये डिनोट करने के लिए सिंबल रखा हुआ हमने, जो उसके ऊपर कैप है इसे कैप बोलते हैं, CAP। ये जो कैप है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये बताता क्या है, डायरेक्शन, पर इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। इसका मैग्नीट्यूड 1 क्यों रखा गया, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है कि 2 यूनिट्स ओरिजिन से कितनी दूर है, 2 यूनिट्स, वो तो ये 2 शो कर देगा। डायरेक्शन कौन शो करेगा, ये। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 के अलावा कुछ भी हुआ, ठीक है ना, फिर फर्क पड़ जाएगा ना, 2 × 1 2, फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 1 के अलावा कुछ भी रख लो, 0.5 रख लो, 2 × 0.5 1, इसका 2 रख लो, कैप का मतलब 2 रख लो, 2 × 2 4, वो तो डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ आई कैप का मतलब डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1 इसलिए ताकि इसके ऊपर फर्क ना पड़े 2 के ऊपर। क्लियर है? तो इनकी x एक्सिस के ऊपर डायरेक्शन हम कैसे शो करेंगे, i कैप से, तो y एक्सिस के ऊपर कैसे शो करेंगे, j कैप से, z एक्सिस के ऊपर कैसे शो करेंगे हम, k कैप से। क्लियर है? तो अब देखना 2 का ताल्लुक किससे है, i कैप से, 3 का ताल्लुक किससे है, j कैप से, और 1 का ताल्लुक किससे है, k कैप से। तो हमारा जो P पॉइंट था 2, 3, 1, ये क्या बन गया वेक्टर की फॉर्म में, OP वेक्टर। ये मैं बाद में बताऊंगा क्यों लिखा, OP वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। क्लियर है? 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? क्लियर हो गया? इसको हमने वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखा, उसके कोऑर्डिनेट्स और साथ में उसके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शंस वाले सिंबल जोड़ दिए। क्लियर है? और कुछ नहीं किया। अब OP वेक्टर का मतलब क्या है, वेक्टर भूल जाइए एक बार, OP का मतलब क्या आता है। जब 10th क्लास में डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करते थे, हम लिखते थे PQ = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, फिर सारे का रूट। ये जो स्टार्टिंग में PQ था, ये क्या था, ये था PQ मींस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q। फिर ये OP क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड पॉइंट P। तो O और P के बीच में जो डिस्टेंस है इसे क्या बोलते हैं, OP। क्लियर है? फिर ये क्या बन गया हमारा, मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, लेंथ है कि यहां से लेकर यहां तक कितना। ऊपर जो वेक्टर है ये क्या शो करता है, डायरेक्शन। तो OP वेक्टर में क्या कुछ हो गया, OP मैग्नीट्यूड हो गया, जो उसका एरो है उसने डायरेक्शन शो कर दी, तो इस तरह से हमारा वेक्टर कंप्लीट हो गया। क्लियर है? लेकिन ये जो पॉइंट होते हैं P, Q, R, जो भी जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं, उसको हमेशा O से जोड़ना है। क्लियर है? ओरिजिन से हम देखते हैं हमेशा कितना डिस्टेंस उसका दूर है। क्लियर है? अब आती है इसकी बारी आती है स्केलर कंपोनेंट्स की। अगर आपको एक वेक्टर गिवन हो तो उसके स्केलर कंपोनेंट्स कैसे लिखेंगे, स्केलर कंपोनेंट्स। स्केलर का मतलब क्या, नो डायरेक्शन, सिंपल सी बात है। स्केलर का मतलब नो डायरेक्शन, कंपोनेंट्स का मतलब हिस्से। एक वेक्टर के वो वाले हिस्से लिखने हैं जो सिर्फ स्केलर को शो करें, डायरेक्शन को शो नहीं करें। तो इसमें कौन कौन से हिस्से जो डायरेक्शन को शो करते हैं, i कैप x एक्सिस वाली डायरेक्शन, j कैप y एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन, k कैप z एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन। तो हमने i, j, k कैप नहीं लिखने, बाकी लिख देंगे, वो हमारे क्या बन जाएंगे, स्केलर कंपोनेंट्स। तो क्या बन गया इसका स्केलर कंपोनेंट्स, 2, 3, 4, सॉरी ये 1 है। क्लियर है? ये स्केलर कंपोनेंट्स हो गए। अब क्या था वेक्टर कंपोनेंट्स। वेक्टर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि वो हिस्से जो वेक्टर शो करें। वेक्टर कैसे शो होता है, डायरेक्शन से। तो हम क्या करेंगे, i, j, k ये चीजें भी साथ में लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएंगे वेक्टर कंपोनेंट्स, 2i कैप, 3j कैप और k कैप।
याद रखिएगा, कॉमा डालकर लिखिएगा, क्योंकि अगर प्लस में डालकर लिख देंगे फिर तो वेक्टर पूरा बन जाएगा, उसके कंपोनेंट्स हमने लिखे नहीं, इसका मतलब। डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं? डायरेक्शन रेशियोज का इस्तेमाल मैं इसका इस्तेमाल करके समझाऊंगा, ये हमने पहले भी किया था। ये 1 2 पॉइंट है, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 4 बन जाएगा। अगर इसको -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? -2 -4। लेकिन मैंने ये भी कहा था, जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं इसको किसी भी प्लस वाले नंबर से माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ या डिवाइड भी करते जाओ, फर्क नहीं पड़ेगा, वो दिशा हमेशा सेम रहेगी, डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी। ये मैंने स्केल से ड्रॉ नहीं किया, आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो सेम लाइन आएगी आपकी, क्लियर है? तो वैसे ये है 2 3 1, ये इसके क्या है? कोऑर्डिनेट्स। इसको आप किसी भी नंबर से, प्लस वाले से, माइनस वाले से, रेशनल नंबर से, इररेशनल नंबर से, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो। 0 से डिवाइड मत करना, वो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। किसी भी प्लस, पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, तो हमेशा वो दिशा सेम रहेगी, क्लियर है? दिशा सेम रहने के कारण, उसके कारण एक वर्ड आ जाता है हमारे पास डायरेक्शन, ठीक है? रेशियोज वर्ड कहां से आया? रेशियोज वर्ड आया कि वो कहता है 2 है, 3 है, 1 है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो क्या बन गया? 4 6 2। अब इसकी रेशियो निकालो, 2/4 1/2, 3/6 1/2, 1/2 1/2। वो कहता है रेशियो सेम रहती है, रेशियो सेम रहने के कारण डायरेक्शन सेम रहती है। ये यूं कह लो, डायरेक्शन सेम रहने के कारण रेशियो सेम रहती है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया डायरेक्शन रेशियोज। इसको किससे डिनोट करते हैं? A, B, C, A, B, C, क्लियर है? तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होती है? स्केलर कंपोनेंट्स 2 3 1, ठीक है? तो आप कहेंगे सर ये एक ही बात है कि डायरेक्शन रेशियोज, स्केलर कंपोनेंट्स, क्लियर, एक ही बात है? नहीं, जरा सा फर्क है, आपको समझिए। जो डायरेक्शन रेशियोज हैं जिसके इनफाइनाइट सेट हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो वो भी क्या होंगी? डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होती नहीं है मल्टीप्लाई डिवाइड करने से, हमने करके देखा, सेम लाइन बनेगी आपकी। तो इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो इसका दूसरा सेट क्या बन गया? मान लो 4 6 2। इसको मल्टीप्लाई किया -3 से, -12 -18 -6। तो ऐसे कितने मर्जी सेट बना लो, कितने सेट बन जाएंगे? इनफाइनाइट। डायरेक्शन रेशियोज के इनफाइनाइट सेट बन सकते हैं जब स्केलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? I, J के इनके कोएफिशिएंट होते हैं, क्लियर है? तो इसके इनफाइनाइट सेट होते हैं, याद रखना। क्लियर है? ओके, अब हम करेंगे डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं? ये जो हमारा वेक्टर होता है, जैसे ये OP वेक्टर है, ये x एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा, ठीक है? y एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, z एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा। ये जो एंगल्स होते हैं, these are called डायरेक्शन एंगल्स। तो ये है, ये एक्सिस के एंगल से बनता है अल्फा, और ठीक है, ये जो हम अल्फा एंगल मानते हैं किसके साथ मानते हैं? x एक्सिस के साथ, ठीक है? और y के साथ कितना बनाते थे? बीटा। और z के साथ कितना बनाते थे? गामा, क्लियर है? अल्फा, बीटा एंड गामा आर डायरेक्शन एंगल्स, क्लियर है? तो यहां पर हम लिख देंगे अल्फा, बीटा, गामा, क्लियर है? कोई भी वेक्टर जब x एक्सिस के साथ, y के साथ, z के साथ जो एंगल्स बनाते हैं, these are called direction angles of that vector, क्लियर है? अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं? जब डायरेक्शन एंगल्स की तुम कोसाइंस निकालोगे, यानी कि cos की वैल्यू निकालोगे, तो you will get डायरेक्शन कोसाइंस। तो क्या बन, ये क्या बन जाएगा? cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, क्लियर है? ओके, तो ये हमारा क्या बन गया? cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, ये क्या बन गई? डायरेक्शन कोसाइंस। इसको किससे डिनोट करते हैं? L से, cos अल्फा को, इसको M से, इसको N से, ठीक है? अब जैसे डायरेक्शन रेशियोज में एक खास बात थी, इसके इनफाइनाइट सेट होते हैं। क्या डायरेक्शन कोसाइंस के भी इनफाइनाइट सेट होते हैं? नहीं, ये यूनिक होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, एक और सिर्फ एक। ओके, तो क्या फिर
इसमें और भी खास बात होती है? हाँ होती है। वो क्या होती है बड़ी, नोट करो। हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो तीन एंगल बन रहे हैं ये कौन कौन से बन रहे हैं? एक बन रहे मान लो 30 डिग्री, एक 60 डिग्री, एक 90 डिग्री। तो ये डायरेक्शन एंगल्स है। एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री, जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री। ये तो डायरेक्शन एंगल्स हो गए। अब इसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकालो। कैसे निकालोगे? आगे cos लगाकर, ठीक है? ओके, ये भी हमने निकाल लिया। अगर आप इन डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करोगे अलग-अलग, फिर सबका प्लस कर दोगे तो हमेशा क्या आएगा? 1। अब इसका स्क्वायर करो। cos स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है? cos 30 डिग्री √3/2। इसका स्क्वायर करो 3/4। cos स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है? cos 60 डिग्री 1/2। इसका स्क्वायर करो 1/4। cos 90 डिग्री 0, 0 का स्क्वायर 0। अब इन तीनों का जोड़ करो, ये क्या बन गया? 1। तो हमने क्या सीखा कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, ये ऐसे कैसे डिनोट करते हैं? L से, M से, N से। इन सब का स्क्वायर करके प्लस करके क्या आता है? 1। तो V therefore L स्क्वायर, M स्क्वायर, N स्क्वायर 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई सम्स में यूज होता है, इसको याद रखिएगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है समझना। ये हमारा क्या है? P पॉइंट। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। क्लियर है? ये देखना, इसको देखो पहले, क्योंकि 2D में चीज समझ में आती है, 3D में लेकर जाना आसान होता है। ठीक है ना? किसी को हमने स्कूटर चलाना सिखा दिया तो उसको कार चलानी सिखानी आसान है, लेकिन स्टार्टिंग में कार पर बिठा देंगे तो मुश्किल आएगी थोड़ी सी। तो ये हमारे पास क्या है? P.12। क्लियर है? अब मैं चाहता हूँ इस पॉइंट का मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, इसका मतलब ओरिजिन से कितनी दूर है वो निकालूं। तो क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं ऐसे, ठीक है? अब ये कितना है? 1 मिनट। और ये कितना है? 2 यूनिट्स। और हमने निकालना क्या? ये OP निकालना है। पर आप जानते हैं ये क्या बन गया? राइट एंगल। राइट एंगल में क्या अप्लाई कर सकते हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम। और वो थ्योरम क्या कहती है? क्या कहती है वो? कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज is equal to sum of square of base and perpendicular। तो इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो क्या बन गया? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है? ये प्लस कर लिए, फिर क्या कर लिया? रूट। तो ये हमारे पास क्या आ गया? डिस्टेंस OP। ठीक है? तो यानी हमने क्या सीखा कि अगर किसी भी चीज का पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो ओरिजिन से तो क्या करो? उसके कोऑर्डिनेट्स 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या है? ये इसके कोऑर्डिनेट्स है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर फिर रूट। तो वैसे इसमें करना है, इसमें तीन कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 1। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर फिर सारे का रूट। तो ये क्या बन जाएगा फिर? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रूट। तो ये कितना बन गया? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 13, 1 का स्क्वायर 1, तो ये बन गया √14 यूनिट्स। क्लियर है? अगर वेक्टर हमारे सामने हो, ठीक है ना, तो कैसे करते हैं? मैग्नीट्यूड I के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के आपके कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K के आपके कोएफिशिएंट का स्क्वायर फिर सबका रूट, वो हमेशा क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड। ये चीज क्लियर है? अब इसका लास्ट कंसेप्ट समझिए, फिर खत्म करते हैं। अभी अभी हमने देखा था कि वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है ना? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लो कि वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ऐसे करके लिखते हैं मैग्नीट्यूड को 2 पैरेलल लाइंस के बीच में। इसकी डायरेक्शन क्या मान लेते हैं? A कैप। जहां पर भी कैप नजर आ जाए उसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड 1 है उसका, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो इसके मैग्नीट्यूड के ऊपर फर्क पड़ेगा? नहीं। मान लो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाता है? 10 यूनिट्स, तो इसका है 1, 10 × 1 10, यानी कि वो उतना ही रहेगा।
मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके कारण। क्यों नहीं पड़ेगा? कैप का मतलब 1 होता है यूनिट, लेकिन डायरेक्शन बता रहे हैं। क्लियर है? आप कहेंगे अगर मैग्नीट्यूड के ऊपर फर्क नहीं पड़ता फिर ये किसके लिए है? डायरेक्शन बताने के लिए है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? ये जो वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन है। क्लियर है? एंड इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, तो ये मिलकर बन गया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और ये मिलकर क्या कहलाएगा? वेक्टर। क्लियर है? बड़े ध्यान से देखना। इसी में से एक चीज सीखेंगे जो कि सारे लेसन में और अगले लेसन में भी काम आएगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए कैप ए वेक्टर ये चीज के नीचे आ जाएगी। ठीक है? बड़े ध्यान से पढ़ना। हमने क्या लिखा? ए वेक्टर, ये क्या है? कोई भी वेक्टर, नीचे क्या है? उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जब एक वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वेक्टर। कौन सा वेक्टर मिलता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और खास बात क्या होती है? वेक्टर मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और खास बात ये होती है कि ये वेक्टर इसी वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। क्लियर है? ये जो वेक्टर आता है ऐसे डिवाइड करके तो वो उसी की डायरेक्शन में होता है जिसमें ऊपर वाला वेक्टर होता है, जिसका हमने ऊपर लिखा होता है, जिसका मैग्नीट्यूड निकाला होता है, ये उसी डायरेक्शन में होता है। डायरेक्शन चेंज नहीं होती, बस मैग्नीट्यूड क्या बन जाता है इसका? 1। ठीक है? अब ध्यान से देखिएगा। मान लो 2i कैप है माइनस 3j कैप है प्लस 7k कैप है, इसको हम मान लेते हैं ए वेक्टर। ठीक है? ये हमारा क्या बन गया? ए वेक्टर। अब मैं कहता हूं कि आप कोई ऐसा वेक्टर निकालो जो इसी की डायरेक्शन में हो। आप कोई ऐसा वेक्टर निकालो जो इसी की डायरेक्शन में हो, तो आप क्या कहेंगे? सर फिर जरूरत क्या निकालने की? यही वेक्टर ले लो। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक ऐसा वेक्टर निकालिए जो इसी की डायरेक्शन में हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1। क्लियर है? अब इसका मैग्नीट्यूड देखो कितना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और सबका रूट। ठीक है ना? तो ये क्या बन गया? 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 7 का स्क्वायर 49, तो ये कितना बन गया? 62। ठीक है? अगर यहीं पर हमारा आंसर 1 आ जाता फिर तो हम यही वेक्टर लिख देते। कौन सा? जो हमें दिया था 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप, क्योंकि ये वेक्टर क्या है? इसकी डायरेक्शन में। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? यहाँ पर 1 आता तो, लेकिन अब 1 तो नहीं आया क्योंकि हमारी शर्त पूरी नहीं हुई, हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ। उसने कहा था एक ऐसा वेक्टर निकालो जो इसकी डायरेक्शन में हो लेकिन मैग्नीट्यूड कितना हो? 1, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 62 रूट। तो क्या करेंगे? इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर। क्लियर है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और जो इसकी डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? तो क्या करेंगे? देयरफॉर ए कैप वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप। नीचे इसका मैग्नीट्यूड क्या है? √62। इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये कितना बन गया? √2/√, फिर क्या बन गया? माइनस 62 रूट j कैप प्लस क्या बन गया? 7/62k। अभी हमने कौन सा वेक्टर निकाला? जो किसी वेक्टर खास वेक्टर की दिशा में था, ए वेक्टर की दिशा में था और इसका मैग्नीट्यूड 1 था। अब अगर ये हमसे कहता है कि ऐसा वेक्टर निकालो जो इसी की दिशा में हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 7, तो भी हम ऐसे ही करना है। तो आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, लेकिन हमने कौन सा निकालना है? जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है? तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना निकालना था हमने? 7, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 सेम टू सेम सारा 2/√62 i कैप माइनस 3/62 j कैप प्लस में क्या आएगा? 7/62 k। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये 14 बन जाएगा। 14/62 रूट
आई कैप माइनस 21 ओवर 62 रूट जे कैप प्लस 49 ओवर 62 रूट के कैप। क्लियर है? तो आज हमने क्या सीखा? स्केलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं, डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं और उनकी खास बात क्या होती है। फिर हमने सीखा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। फिर हमने सीखा कि कोई वेक्टर कैसे निकालते हैं जो किसी खास वेक्टर की डायरेक्शन में हो। क्लियर है? कैसे निकालते हैं? उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। क्लियर है? एक चीज लास्ट है, अगर मैं आपसे पूछूं कि दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं तो क्या कहेंगे? क्या ये दो वेक्टर इक्वल हैं? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। क्या ये दोनों इक्वल हैं? i के कोएफिशिएंट इक्वल, j के कोएफिशिएंट इक्वल, k के कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है। तो जब तक i j k कैप के कोएफिशिएंट्स इक्वल ना हो तब तक दो वेक्टर इक्वल नहीं होते। फर्क क्या पड़ जाएगा? अब इसका मतलब क्या है? x एक्सिस के ऊपर 2 यूनिट्स दूर है ओरिजिन से, इसका भी वही मतलब है। इसका मतलब क्या है? 3j कैप का कि ओरिजिन से 3 यूनिट्स दूर है y एक्सिस के ऊपर, इसका भी वही मतलब है। पर इसका मतलब क्या है? ओरिजिन से 1 यूनिट दूर है z एक्सिस के ऊपर, पर ये 2 यूनिट्स दूर है। तो पॉइंट्स अलग-अलग आएंगे इनके। तो जब इनके अलग-अलग पॉइंट ड्रॉ होंगे तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं? क्लियर है ना पॉइंट? तो ये इक्वल नहीं है। अब जैसे 2 3 1 है ना, 2 3 1, तो ये रहा पॉइंट हमारा। ये 2 3 2 है, z वाला एक और आगे बढ़ गया, z वाला कहां था हमारा? ऊपर, तो ये 1 तो यहां पर है, हमारा 2 यहां पर आ रहा है। क्लियर है? मेरा पॉइंट समझे? पॉइंट में फर्क आ रहेगा। तो कोई भी टू वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं? जब उनके i कैप के कंपोनेंट्स, j कैप के कंपोनेंट्स और k कैप के कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं। ठीक वैसे ही टू मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं? when their corresponding elements are equal. Two vectors are equal when their corresponding components are equal. क्लियर है? तो आप देख लीजिए, फिर हम करेंगे।